सेक्शन 42 है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। इसका सब सेक्शन 1 रीड्स एज व्हेन एनी पर्सन हु इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज़ कमिटेड और हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस refuses on demand of such officer to give his name and residence or gives a name and residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained. इसका सबसेक्शन 1 कहता है 42 का अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड एड्रेस का कि जब कोई पर्सन जो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, या फिर वो अक्यूज्ड है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का, तो वो उस ऑफिसर के डिमांड में अपना नाम या रेसिडेंस जो है नहीं देता, ठीक है, या फिर ऐसा नाम या रेसिडेंस देता है जो कि ऑफिसर को लगता है, उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि ये झूठ बोल रहा है, बहला रहा है, तो अरेस्ट किया जा सकता है उस ऑफिसर द्वारा। किस लिए? इन ऑर्डर दैट हिज नेम एंड रेसिडेंस में बी एसर्टेन, इस वजह से ताकि उसका नेम और रेसिडेंस एसर्टेन किया जाए, इसलिए वो अरेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि 41 में हमने पढ़ा था नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट चाहिए होता है, वारंट के बिना पुलिस ऑफिसर नहीं अरेस्ट करता है, वारंट के बिना पुलिस ऑफिसर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही अरेस्ट करता है। और 42 का 1 ये बता रहा है कि अगर उसके सामने उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और अपना नेम और रेसिडेंस नहीं दे रहा है, या नेम और रेसिडेंस ऐसा दे रहा है जो उसे झूठ लग रहा है, तब वो उसे अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पे उसको वारंट की ज़रूरत नहीं है नॉन कॉग्निजेबल में भी। इसका सब सेक्शन 2 बोलता है जब ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन ascertained, he shall be released on his executing a bond with or without sureties to appear before a magistrate if so required. तो सब सेक्शन 2 ऐसा बोल रहा है कि जब ट्रू नेम और रेसिडेंस उस पर्सन का सर्टेन कर लिया गया है तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा उसके एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पे। बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज़ कैसा भी हो सकता है। वो बॉन्ड होगा टू अपीयर बिफोर मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होने के लिए अगर रिक्वायर करता है तो। और इसके प्रोवाइजो में ये बोला गया है कि अगर वो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट नहीं है तो बॉन्ड केवल ऐसी श्योरिटी या श्योरिटी से सिक्योर होना चाहिए जो श्योरिटी इंडिया में रेसिडेंट हो। इसका सब सेक्शन 3 है शुड द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी ascertained within 24 hours from the time of arrest, or should he fail to execute the bond, or if so required to furnish sufficient sureties, he shall forthwith be forwarded to nearest magistrate having jurisdiction. तो सब सेक्शन 3 ये बोल रहा है कि अगर ट्रू नेम और रेसिडेंस उस पर्सन का 24 घंटे के भीतर अरेस्ट के अंदर नहीं एसर्टेन हो पाया है, या फिर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने में फेल हो गया है, या फिर अगर श्योरिटीज़ के लिए था तो वो सफिशिएंट श्योरिटीज़ फर्निश नहीं कर पाया, तो फोर्थविथ मैजिस्ट्रेट जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सेक्शन 42 एक और बार देख लेते हैं अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड एड्रेस। इसका सब सेक्शन 1 बोलता है जब कोई भी पर्सन पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या फिर अक्यूज्ड है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, तो और वो रिफ्यूज़ करता है पुलिस ऑफिसर के डिमांड पे अपना नाम और रेसिडेंस देने के लिए, या फिर ऐसा नाम या रेसिडेंस देता है जो पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ये गलत है, तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेगा ताकि उसका नाम और रेसिडेंस एसर्टेन किया जा सके। सब सेक्शन 2 बोलता है जब उसका ट्रू नेम और रेसिडेंस एसर्टेन कर लिया गया है तो रिलीज़ कर दिया जाएगा एक बॉन्ड के एग्जीक्यूट कराने पे, विद या विदाउट श्योरिटीज़ जैसा भी हो। बॉन्ड होगा टू अपीयर बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इफ़ सो रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड रहा तो मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा विद और विदाउट श्योरिटीज़। प्रोवाइजो में ये बताया गया कि अगर वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो उसके बॉन्ड के लिए श्योरिटीज़ जो होगी वो इंडिया की रेसिडेंट होनी चाहिए। सब सेक्शन 3 बोलता है कि अगर 24 घंटे अरेस्ट के 24 घंटे के भीतर उसका नाम और रेसिडेंस सर्टेन नहीं हुआ है, या फिर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने में फेल कर दिया है, या फिर वो अगर श्योरिटीज़ के लिए था तो सफिशिएंट श्योरिटीज़ नहीं ला पाया है, तो वो फोर्थविथ मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाएगा जो नियरेस्ट है और जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन है। ये था सेक्शन 42। अब है सेक्शन 43 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है या कॉज टू बी अरेस्टेड कर सकता है किसी भी पर्सन को जो उसके प्रेजेंस में एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है,
या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। पहली बात तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट करवा सकता है किसको, ऐसे पर्सन को जो उसके प्रेजेंस में एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है या फिर वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। और इसमें ये बात जरूरी याद रखने का, फिर वो बिना अननेसेसरीली डिले के, बिना अननेसेसरी डिले करें मेक ओवर करेगा या कॉज टू बी मेड ओवर करेगा कोई भी पर्सन जो ऐसे अरेस्ट किया है उसने पुलिस ऑफिसर को, और ये अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उसकी एब्सेंस में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की कस्टडी में उसे ले जाएगा। ठीक। सबसेक्शन 2 बोलता है अगर रीज़न टू बिलीव है कि दैट पर्सन कम्स अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, यानी कब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, तो पुलिस ऑफिसर उसे री अरेस्ट करेगा। सबसेक्शन 3 बोलता है अगर रीज़न टू बिलीव है कि उसने कमिट किया है एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और वो रिफ्यूज़ कर रहा है पुलिस ऑफिसर के डिमांड पे उसका नाम और रेसिडेंस देने के लिए, या ऐसा नेम और रेसिडेंस देता है जो ऑफिसर को लगता है वो गलत है, तो डील किया जाएगा सेक्शन 42 के प्रोविजंस के अंदर। 42 क्या था? अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड एड्रेस। लेकिन अगर कोई सफिशेंट रीज़न नहीं है बिलीव करने के लिए कि उसने कोई भी ऑफेंस करा है, तो वो एट वंस रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 43 क्या था वापस देख लेते हैं। कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है या कॉज टू बी अरेस्टेड यानी अरेस्ट करवा सकता है किसी पर्सन को जो उसके प्रेजेंस में कमिट करता है नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो, और फिर वो बिना अननेसेसरी डिले के मेक ओवर करेगा ऐसे पर्सन जो उसने अरेस्ट कराया उसे पुलिस ऑफिसर को, या फिर अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की कस्टडी में मेक ओवर करेगा या कॉज टू बी मेक ओवर करेगा। ठीक है। सबसेक्शन 2 बोलता है अगर ऐसा रीज़न टू बिलीव है कि वो पर्सन सेक्शन 41 के प्रोविजंस में आता है, यानी व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट के प्रोविजन में आता है, तो पुलिस ऑफिसर उसे री अरेस्ट कर लेगा। सबसेक्शन 3 बोलता है कि रीज़न टू बिलीव है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस तो नहीं करा है पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, और वो पुलिस ऑफिसर के मांगने पे नेम और एड्रेस नहीं देता अपना, या फिर ऐसा नेम और रेसिडेंस देता है जो पुलिस ऑफिसर को गलत लगता है, तो वो सेक्शन 42 के प्रोविजंस में डील विद किया जाएगा, यानी अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। लेकिन अगर कोई सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव नहीं है कि उसने कोई भी ऑफेंस करा है, तो वो एट वंस रिलीज कर दिया जाएगा। ये था सेक्शन 43। फिर है सेक्शन 44 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। इसका सब सेक्शन 1 रीड्स एज व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may thereupon, subject to provisions herein contained as to bail, commit the offender to the custody. Any magistrate, whether executive or judicial, may at any time arrest or direct the arrest in his presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant. तो 44 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट का सबसेक्शन 1 बोलता है जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, भले ही वो मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, और उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में, मतलब एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहीं बाहर जाके घूम रहा है उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर, तब वो सेक्शन 44 के अंदर अरेस्ट नहीं करेगा। तब भले ही वो सेक्शन 43 के अंदर अरेस्ट कर सकता है, तो 44 के अंदर नहीं, 44 के अंदर तब होगा जब वो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में होगा। तो वो खुद अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को, या ऑर्डर कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को उस ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए, और देर अपॉन बेल के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उस ऑफेंडर को कस्टडी में कमिट करेगा। मतलब क्या बोल रहा है, अगर बेलेबल है तो बेल दे देगा, अगर नहीं है तो उसे कस्टडी में कमिट कर देगा। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कोई भी मैजिस्ट्रेट, भले ही वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, किसी भी टाइम पे अरेस्ट कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है अरेस्ट उसके प्रेजेंस में और उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में किसी भी पर्सन के लिए जिसके अरेस्ट के लिए वो कम्पिटेंट है उस टाइम पे और उस सर्कमस्टेंसेस पे वारंट इशू करने के लिए। ये था सबसेक्शन 2 44 का। सेक्शन 45 है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। इसका 1-2 बार प्री में क्वेश्चन आ चुका है। 45 सेक्शन नंबर से पूछा हुआ है कि आर्म्ड फोर्सेस को
अरेस्ट से प्रोटेक्शन कौन से सेक्शन नंबर में? तो 45 में। मैजिस्ट्रेट अरेस्ट करता है 44 में, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है 43 में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नेम और एड्रेस देने पे अरेस्ट होता है 42 में, 41D में था एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस इंटेरोगेशन के टाइम रखने का राइट अरेस्टेड पर्सन का। 45 मेंस के हिसाब से कोई काम का नहीं है इन जनरल, तो इसको बस एक रीड मार लेते हैं। सबसेक्शन 1, notwithstanding anything contained in section 41 to 44 both inclusive, no member of armed forces of the union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in discharge of his official duties. उसके ऑफिशियल ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज में तब नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं कि वो आके कुछ भी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तब भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिएगी, ठीक है। और सबसेक्शन आर्म फोर्सेस अगर वो यूनियन का है तो, और सबसेक्शन 2 यही बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी नोटिफिकेशन से अप्लाई कर सकती है इसी सेक्शन को, और अगर उनके कोई फोर्सेस के लिए तब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह वो पूरा सेक्शन सेम रहेगा, बस स्टेट गवर्नमेंट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा।